2024 दिन बुधवार, हिंदी तिथि पंचमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश डालते हैं। देखिए, एक तो आज के दिन को वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया जाता है, यानी विश्व बाल दिवस। वैसे हमारे भारत में तो बाल दिवस 14 नवंबर को मनाते हैं, लेकिन दुनिया भर में विश्व भर में आज के दिन मनाया जाता है। तो सभी चुन्नू मुन्नू बाल गोपाल बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, ईश्वर उन्हें हमेशा खुश रखे। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। तो देखिए, पहली खबर दोस्तों, एक तो आज 20 नवंबर को शेयर मार्केट में कारोबार नहीं होगा, यानी स्टॉक मार्केट बंद रहेगा आज। वजह ये कि महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों पर आज वोटिंग होने जा रही है और इनमें 149 पर भाजपा और कांग्रेस 101 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 6 बड़ी पार्टियों समेत टोटल 158 दल मैदान में है। महाराष्ट्र के अलावा भी झारखंड की भी 38 सीटों पर आज 20 तारीख को ही मतदान होगा। इसकी भी तैयारियां पूरी हुई और इन 2 राज्यों समेत कुल 5 राज्यों की 15 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर भी आज उपचुनाव होगा। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं कौन कौन से राज्यों में आज इलेक्शन होंगे। वहीं पंजाब सरकार ने भी आज 20 नवंबर को कुछ जिलों में स्कूल बंद करने का नोटिस जारी किया है। इन जिलों में आज स्कूल बंद रहेगा क्योंकि इन जिलों में भी उपचुनाव होने जा रहे हैं। और पॉलिटिक्स से एक और खबर है, महाराष्ट्र चुनाव में दमदमी टकसाल करेगी भाजपा का समर्थन। चुनाव से ठीक पहले ये राजनीतिक पार्टी ने बीजेपी का समर्थन देने का ऐलान किया। मुखी हरचरण खालसा ने यह बयान भी जारी किया। हालांकि कुछ सिख नेताओं ने इस पर आपत्ति भी जताई है। चलिए चुनाव के बाद अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए खबर, हीरा उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा से संबंधित मसौदा तैयार करने के लिए केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने हितधारकों से परामर्श किया, बातचीत भी की देश में हीरा कारोबारियों के हित में। वहीं खबर है दोस्तों, पीएम मोदी ब्राजील में G20 समिट में ब्राजीली राष्ट्रपति से मिले। उन्होंने कहा कि हमने भारत से बहुत कुछ सीखा है, उसी तरह आयोजन चाहते हैं जैसा पिछले साल हुआ था। इस समिट में पीएम मोदी ने चिली और अर्जेंटीना के राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति ने भी पीएम मोदी से कहा कि हमने भारत के फैसले को आगे बढ़ाया। और ब्राजील में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से भी मिले हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस दौरान भी भारत चीन के बीच डेमचोक डेपसांग से सैनिकों की वापसी पर चर्चा हुई। और एक अच्छी खबर तो ये है दोस्तों कि फिर से शुरू होगी मानसरोवर यात्रा। भारत और चीन के बीच सीधी फ्लाइट सेवा शुरू होने की संभावना पूरी तरह से नजर आ रही है, क्योंकि G20 समिट में इसको लेकर बातचीत भी हुई। चीन और भारत दोनों देशों के विदेश मंत्री ने इस मुद्दे को लेकर बातचीत की, तो भारत चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा वापस शुरू हो सकती है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी अब सीधी फ्लाइट के जरिए कर पाएंगे। भारत चीन के रिश्तों पर सुधार को लेकर ये अच्छी खबर आई है। वही खबर है, विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भारत से पैसे लेकर भागने वालों की अब खेर नहीं, क्योंकि देखिए इस G20 समिट में कीर स्टारमर से मिले पहली बार पीएम मोदी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत हुई। और ये कीर स्टारमर कौन है पता है? ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं। और इस मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे भगोड़ों का भी मुद्दा उठाया, क्योंकि ये अक्सर भागकर ब्रिटेन, लंदन वगैरह चले जाते हैं। तो जल्दी नीरव मोदी, विजय माल्या को भारत वापस लाया जाएगा। पीएम मोदी ने यूके पीएम से इनके प्रत्यर्पण पर भी बातचीत की। और खबर है कि अगले साल FTA पर भी बात शुरू करेंगे भारत और ब्रिटेन। पीएम मोदी और कीर स्टारमर के बीच अहम बैठक में इस मुद्दों को लेकर भी सहमति बनी। और बताया जा रहा है कि जल्द ही भारत और ब्रिटेन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भी बातचीत फिर से शुरू होगी। है ना। तो ये कुछ पीएम मोदी के ब्राजील विदेश दौरे और G20 समिट के अपडेट रहे। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, एक तो भारत के लिए बड़ी अच्छी गर्व की बात है, एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो के रॉकेट सैटेलाइट GSAT-N2 को लॉन्च किया। और इससे भारत में कम्युनिकेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा और हवाई यात्रा के दौरान भी अब आप इंटरनेट का इस्तेमाल कर पाएंगे। ये लॉन्चिंग भी सफल रही है। वहीं बड़ी खबर देखिए, भाजपा महासचिव पर पैसे बांटने का आरोप लगा, FIR भी दर्ज हुई। दावा किया जा रहा कि ये 5 करोड़ रुपए लाए थे, मुंबई में होटल से मिले 9 लाख रुपए। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक एक दिन पहले भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े पर ये पैसे बांटने का आरोप लगा है। चलिए दोस्तों, प्याज की महंगाई पर देखिए अगली अच्छी खबर। दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में पहुंचाई जा रही प्याज की खेप। केंद्र सरकार ने कोल्ड स्टोरेज में रखे प्याज को निकालने का भी फैसला किया है। देश भर में बढ़ रही प्याज की कीमतों को लेकर एक और अच्छी खबर है, नासिक से 840 मीट्रिक टन प्याज लेकर दिल्ली पहुंची कांदा एक्सप्रेस ट्रेन की एक और खेप। और खबर देखिए दोस्तों, दिल्ली के भारत मंडपम में 6.5 करोड़ साल पुराने डायनासोर के अंडे को प्रदर्शनी के लिए लगाया गया। यहाँ देखने वालों की भीड़ भी उमड़ी, देख सकते हैं आप तस्वीरें। और भारत का एक मेगा प्लान देखिए, अमोनिया, हाइड्रोजन और बिजली से चलने वाले जहाज बनाएगा भारत। दुनिया के सामने रखा विजन 2047। दरअसल दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री विचार पर आधारित शिखर सम्मेलन सागर मंथन नई दिल्ली में शुरू हुआ। और इस दौरान भारत ने जल मार्ग और पानी के जहाज में बेहतरीन टेक्नोलॉजी बढ़ाने पर भी विचार विमर्श किया। पीएम मोदी ने भी सागर मंथन समारोह की सफलता की अपील की और कहा कि राष्ट्रों की सुरक्षा समृद्धि महासागरों से जुड़ी हुई है। चलिए अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री होगी फिल्म द साबरमती रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बोले कि मैं खुद भी देखने जाऊंगा, मंत्री और विधायकों को भी भेजेंगे। अभी एक दिन पहले आपको बताऊंगा पीएम मोदी भी इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं। और मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने भी फैसला लिया, इस द साबरमती रिपोर्ट फिल्म को यहाँ भी टैक्स फ्री कर दिया है। तो दर्शकों को इससे छूट मिलेगी, दर्शकों को भी सस्ते टिकट में ये फिल्म मूवी देखने का मौका मिलेगा। 22 साल पहले हुए गोधरा कांड पर आधारित है ये फिल्म। 27 फरवरी 2002 को गुजरात में गोधरा रेलवे स्टेशन पर साबरमती ट्रेन में आग लगा दी गई थी। तो इसी घटना पर आधारित है ये फिल्म, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, गृह मंत्री अमित शाह बोले भाजपा सरकार में देश में हिंसा घटी है। पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सल इलाकों में हिंसक घटनाएं 70% तक कम हुई। वैसे अभी मणिपुर में काफी हिंसा फैली हुई है, आपको पता होगा। अभी 7 जिलों में तो अगले 2 दिन तक इंटरनेट बैन को और
बढ़ा दिया है, स्कूल कॉलेज भी बंद पड़े हैं। केंद्र सरकार ने भी 50 और आर्म्ड फोर्सेज की कंपनियां भेजी हैं। मणिपुर में मारे गए कुकी उग्रवादियों के समर्थन में प्रदर्शन भी किया लोगों ने। सैकड़ों लोग खाली ताबूत लेकर सड़कों पर उतरे हैं। कांग्रेस बोली कि मोदी जी मणिपुर जाइए, देखिए हालात क्या है वहाँ। इधर हिमाचल प्रदेश में भी देखिए आप, इस्लामी जिहाद मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। मंडी में आक्रोश रैली निकाली। मस्जिद का अवैध निर्माण तोड़ दें और नीचे की खुदाई पर अड़े हिंदू संगठन। वहीं खबर है सुप्रीम कोर्ट और इलाहाबाद हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई। मथुरा ईदगाह केस में सुनवाई से पहले पाकिस्तान से ऐसा मैसेज आया, कहा कि सभी हिंदू मंदिरों को उड़ाएंगे। क्योंकि कल यूपी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि ईदगाह मामले में हाईकोर्ट में 3 घंटे तक सुनवाई चली। अब इस मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को फिर से होगी। नई बेंच ने दोनों पक्षों की बातें भी सुनी है। चलिए बड़ी खबर देखिए, यूक्रेन जंग के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पहली बार भारत आएंगे। रूस बोला कि तारीख जल्द ही तय करेंगे। इससे पहले वो 3 साल पहले 4 घंटे के लिए भारत आए थे और अभी रूस यूक्रेन जंग को शुरू हुए लगभग 1000 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। अब उनका फिर से भारत दौरा होने जा रहा है। दोस्तों ये रूस यूक्रेन जंग 21वीं सदी की सबसे घातक संघर्ष की कहानी बन चुकी है। और एक चौंकाने वाली खबर तो ये है कि दुनिया में अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट भी दिखने लगी है। अमेरिका के फैसले पर भड़के रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमले करने के भी संकेत दिए, क्योंकि अभी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने जाते जाते कार्यकाल में एक ऐसा फैसला लिया जिसमें यूक्रेन को लंबी दूरी की मिसाइलों से रूस पर हमला करने की अनुमति दे दी है। तो इस फैसले के चलते अभी रूस यूक्रेन जंग एक बार फिर से भड़क गई। और इस बीच रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने भी एक ऐसा फैसला लिया जिससे दुनिया भर में हड़कंप सा मच गया। बताया जा रहा है कि रूस पर कोई भी बड़ा हवाई हमला परमाणु प्रतिक्रिया को जन्म दे सकता, मतलब रूसी राष्ट्रपति परमाणु हमला भी कर सकते हैं, क्योंकि अभी बीते महीनों में सितंबर में ही रूस ने अपनी परमाणु नीति में बदलाव करने की भी घोषणा की थी। रूस यूक्रेन जंग के 1000वें दिन न्यूक्लियर वॉर का एक और नियम भी बदला रूस ने, और अब परमाणु हमला करना और आसान होगा, क्योंकि यूक्रेन ने भी पहली बार अमेरिका की दी हुई मिसाइलें दागी रूस पर, जिसे बाइडेन ने 2 दिन पहले मंजूरी दी थी। तो इसी बीच पुतिन ने ये परमाणु हमले की धमकी दी है। और एक खबर देखिए, जूनियर ट्रंप ने भी आरोप लगाया कि तीसरा विश्व युद्ध छेड़ना चाहते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी हार से बौखलाए हुए हैं, क्योंकि अभी अमेरिका में इस बार चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई है। तो इसलिए उनका कहना है कि वो रूस यूक्रेन युद्ध को भड़का रहे हैं। यूक्रेन ने रूस पर 6 अमेरिकी मिसाइलें दागी और उसके बाद दुनिया भर में परमाणु हमले का खतरा बढ़ गया है। अब पुतिन के पलटवार पर सबकी निगाहें हैं कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन को किस तरह से मुंहतोड़ जवाब देते हैं। और दोस्तों रशिया यूक्रेन वार जंग भड़कने का एक और खतरा इसलिए भी बढ़ गया क्योंकि स्वीडन और नॉर्वे ने अपने नागरिकों को पर्चे बांटे और कहा कि युद्ध के लिए तैयार रहो, रोड मैप भी जारी किया। और इधर अब पुतिन ने भी जब नई परमाणु नीति पर हस्ताक्षर किए तो दुनिया भर में चिंता और ज्यादा बढ़ गई। वहीं दोस्तों ईरान इजराइल जंग पर भी एक बड़ी खबर यह है कि परमाणु बम बनाने के बेहद करीब पहुंचा ईरान भी। खुफिया रिपोर्ट से दुनिया में तहलका मच गया। बताया जा रहा है कि 6604 किलो यूरेनियम जुटा चुका ईरान। दुनिया में चल रहे इन जंगी हालातों के बीच हमारे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी भारतीय वायुसेना को सलाह दी और कहा कि अपने क्षमता विकास पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि पता नहीं कब दुनिया में थर्ड वर्ल्ड वॉर छिड़ जाए अगर, तो भारत को भी मजबूत होना पड़ेगा, है ना। वहीं देखिए दोस्तों इन हालातों के बीच दुनिया के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस ने मध्य पूर्व में परमाणु हथियार मुक्त क्षेत्र स्थापित करने की भी अपील की है। दुनिया भर में खास करके गाजा वगैरह में तत्काल युद्ध विराम लागू करने की भी अपील की। तो ये कुछ जंगी माहौल चल रहे हैं। और चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए टेक दिग्गज एलोन मस्क अब एक्स यानी ट्विटर पर एक नया फीचर लेकर आए हैं। अब एक्स से लोगों को आसानी से नौकरियां भी मिल पाएगी। जी हाँ, जैसे कि लिंक्डइन में जॉब प्रोफाइल वगैरह बनती है ना, अपन रिज्यूम वगैरह डाल सकते हैं, तो ठीक ऐसा ही फीचर अब आपको ट्विटर पर भी जॉब सर्च का ऑप्शन मिलेगा, जिसमें कंपनीज अपनी जॉब पोस्ट कर पाएंगी और लोग बाग अपनी जॉब सर्च करके रिक्रूटमेंट भी देख पाएंगे। तो ये नया फीचर ट्विटर ने लॉन्च किया है। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश राज्य में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले भी लड़ पाएंगे स्थानीय निकाय चुनाव। हालांकि आंध्र प्रदेश की एनडीए सरकार ने जो ये संशोधित बिल पेश किया, इस पर विश्व हिंदू परिषद ने इतराज भी जताया है। अभी आंध्र प्रदेश में नियम था 2 से ज्यादा बच्चों की लिमिट वाला, लेकिन अब आंध्र प्रदेश के लोग 2 से ज्यादा बच्चे पैदा कर पाएंगे। 30 साल बाद सरकार ने वापस लिया अपना आदेश और ये पाबंदी को खत्म कर दी है, इलेक्शन लड़ने की जो पहले लिमिट थी। तो इस पर मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का कहना है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना जरूरी है। 1994 में आंध्र प्रदेश में इस तरह की व्यवस्था लागू हुई थी, तो लगभग 30 साल बाद अब आंध्र प्रदेश सरकार ने इस नियम में बदलाव किया है। वहीं खबर देखिए, बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर रोक लगी। पटना हाईकोर्ट ने बिहार की नीतीश सरकार से जवाब भी मांगा। 3 सप्ताह का वक्त दिया है, तब तक फिलहाल पोस्टिंग ट्रांसफर पर रोक रहेगी। वहीं देखिए, सेहत को लेकर बच्चों से संबंधित एक वैज्ञानिक रिसर्च सामने आ रही है कि बच्चों के जीवन के शुरुआती 1000 दिनों तक बच्चों को न खिलाएं चीनी, क्योंकि मीठा ज्यादा खाना छोटे बच्चों को बीमार कर रहा है। आजकल के बच्चे जो चॉकलेट खाते, डेयरी मिल्क, किटकैट, 5 स्टार और भी कई तरह की मीठी मीठी चॉकलेटें आती हैं। तो विश्व प्रसिद्ध जनरल साइंस में पब्लिश एक वैज्ञानिक स्टडी के मुताबिक अगर शिशु को जन्म के बाद शुरुआती 1000 दिनों तक शुगर न दिया जाए तो एडल्ट लाइफ में, मतलब जब वो बड़े होते हैं ना, तब उन्हें क्रोनिक डिजीज होने का जोखिम काफी कम हो जाता है। तो बच्चों को ज्यादा मीठी चॉकलेटें ना खिलाएं, ध्यान रखें। दुनिया के कई देशों ने तो बच्चों के लिए फूड पर एडेड शुगर को भी बैन कर रखा है। इंग्लैंड, वेल्स, जर्मनी, अमेरिका, फ्रांस, स्विट्जरलैंड वगैरह ने, क्योंकि छोटे बच्चों को चीनी खिलाने के काफी ज्यादा नुकसान है। इससे बच्चों की ग्रोथ प्रभावित हो सकती है, बच्चे का वजन बढ़ सकता है, पाचन संबंधित दिक्कतें हो सकती है, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, दांतों से जुड़ी समस्याएं और एलर्जिक रिएक्शन भी होता है। मतलब देखिए आप कितने ज्यादा साइड इफेक्ट हैं बच्चों को चीनी खिलाने के।
देश के एक्सपर्ट डॉक्टर्स का भी यही कहना है इस रिसर्च के बाद कि बच्चों को ज्यादा शुगर ना खिलाएं, बल्कि बच्चों में हेल्दी खाने की आदत डालें। फल फ्रूट खिलाएं, उन्हें जूस खिलाएं पिलाएं, सब्जियां खिलाएं, ड्राई फ्रूट्स खिलाएं, सलाद दें, अच्छी चीजें खिलाएं, कहने का मतलब है ना। तो ये तो हो गई बच्चों की रिसर्च की बात। और चलिए अगली खबर देखिए आप। कल विश्व शौचालय दिवस था, आपको पता होगा, और इस मौके पर केंद्र सरकार ने कहा कि हमारा शौचालय हमारा सम्मान है। एक नए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की भारत के जल शक्ति मंत्रालय की तरफ से। विश्व शौचालय दिवस के मौके पर ये 3 सप्ताह के इस नाम से नए अभियान की शुरुआत की है। इसका मकसद है स्वच्छता को बढ़ावा देना, और जहां अभी तक भी शौचालय नहीं है तो वहां शौचालय को अभी भी डेवलप करने का प्रयास करेगी सरकार, और लोगों को जागरूक करेगी, है ना। वहीं दोस्तों प्रदूषण पर बड़ी खबर देखिए। दिल्ली के कई इलाकों में तो AQI अब 500 तक पहुंचा, और बढ़ते प्रदूषण को रोकने के लिए ज्यादा प्रयासों की जरूरत है। देश भर के एक्सपर्ट का भी ये कहना है। अभी एक दिन पहले आपको पता होगा दोस्तों, दिल्ली प्रदूषण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा 12वीं तक के स्कूल बंद करो, तो कई राज्यों में कर भी दिए गए, दिल्ली समेत। और कांग्रेस सांसद शशि थरूर भी बोले कि दिल्ली नवंबर से जनवरी तक रहने लायक इलाका ही नहीं रहा है, क्या इसे देश की राजधानी बने रहना चाहिए। विपक्ष ने भी ये तंज कसा दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण पर। दिल्ली की एयर क्वालिटी बेहद खतरनाक लेवल तक पहुंच चुकी है। विजिबिलिटी 150 मीटर तक रह गई है। 100 फ्लाइट्स देरी से पहुंची, 15 डाइवर्ट की गई। 12वीं तक के क्लासेस भी ऑनलाइन कर दिए गए हैं इन प्रदूषण के हालातों के चलते हैं। एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट देखिए, वैज्ञानिकों की रिसर्च में पता चला है कि बीते 18 साल में 72% तक प्रदूषण बढ़ा हमारी दिल्ली में। विकट हालात में लोगों की सेहत को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है, और जो इन क्षेत्र में रहते हैं लोग बाग, ऐसे प्रदूषित इलाकों में, उनकी जिंदगी के 7 साल कम हो जाते हैं। मतलब जल्दी मरते हैं ऐसे लोग बाग, 7 साल कम जीते हैं, क्योंकि रोजाना कई सिगरेट पीने जितना तो नुकसान उन्हें सिर्फ सांस लेने से हो रहा है। और इसी बीच दोस्तों, दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर नियंत्रण लगाने के लिए मंत्री ने कृत्रिम बारिश की भी मंजूरी मांगी है केंद्र सरकार से। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी और कहा कि दिल्ली को अब आर्टिफिशियल रेन ही यानी कृत्रिम बारिश ही प्रदूषण से बचा सकती है। तो देखते हैं इस पर केंद्र सरकार भी क्या फैसला सुनाती है। बाकी दिल्ली से सटे कुछ शहरों में अब वर्क फ्रॉम होम भी शुरू हो चुका है। प्राइवेट और कॉर्पोरेट दफ्तरों के लिए भी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की। हरियाणा गुरुग्राम वगैरह में ये नया वर्क फ्रॉम होम सिस्टम भी लागू हुआ। और एक खबर अच्छी है, दिल्ली से सटे इस शहर के 24 मार्गों पर चलेगी 500 इलेक्ट्रिक बसें। गौतम बुद्ध नगर और इसके आसपास रहने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि इन्हीं रूट पर ये नई 500 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है प्रशासन ने। इसके अलावा देखिए, दिल्ली परिवहन विभाग ने भी वाहनों की फिटनेस जांच के लिए एक नया आदेश जारी किया, जिसमें अब ये काम वाहन निरीक्षण इकाई VIU को सौंपा गया है। वहीं दिल्ली के अलावा पंजाब में भी देखिए 888 जगहों पर और पराली जलाने की घटनाएं पकड़ी गई बीते 12 घंटों के दौरान। चंडीगढ़ में कोहरे का ऑरेंज अलर्ट, अमृतसर में भी AQI 250 के लगभग चल रहा है। और एक मीडिया रिपोर्ट्स तो ये भी आ रही दोस्तों कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान और अफगानिस्तान से भी दिल्ली में प्रदूषण आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के लाहौर में तो AQI 2000 के भी पार चल रहा। मतलब देखिए आप, सारे लेवल टूट गए, बहुत गंभीर खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है लाहौर में प्रदूषण का स्तर अभी। तो ये प्रदूषण के हालात चल रहे हैं दिल्ली और दुनिया भर में। और चलिए अगली खबर देखिए, हरियाणा से एक अनोखी घटना सामने आई है। 11 पौधे देकर बेटी को विदा किया। पिता ने दूल्हे को 1 रुपए का सुगुन दिया और दहेज प्रथा को समाज के लिए बीमारी बताया। बहुत ही अच्छा संदेश दिया। हरियाणा के नारनौल में एक पिता ने बिना दहेज के अपनी बेटी की शादी की, मात्र 1 रुपए में कन्यादान किया। इससे पहले भी मैंने आपको एक इंडियन आर्मी के जवान की इसी तरह की शादी बताई थी। ये खबरें मैं इसलिए बताता हूँ ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, है ना, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में दहेज प्रथा की काफी कुरीतियां फैली हुई हैं। बहरहाल अभी तो कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे दोस्तों अपन, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला आज के ताजा मौसम समाचार जानने का। तो देखिए, एक तो चक्रवात तूफान का एक और अलर्ट जारी हुआ। बंगाल की खाड़ी में एक नया साइक्लोन बन रहा है। IMD की तरफ से चेतावनी जारी करते हुए कहा कि 21 नवंबर से यह तूफान तबाही मचा सकता है, और ये चक्रवाती तूफान 22 से 23 नवंबर के बीच और अधिक तीव्र हो सकता है। इससे पहले आपको पता होगा, इस सीजन का पहला चक्रवात तूफान दाना आया था, और इस नए तूफान का नाम फेनगल रखा जाएगा। इस तूफान की वजह से श्रीलंका में भी तबाही मच सकती है। भारत के भी कुछ राज्यों में चेतावनी है, आगे और अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। वहीं अभी सर्दियों का सीजन शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत 7 राज्यों में घने कोहरे का भी अलर्ट जारी किया है। यूपी आगरा में तो देखिए विजिबिलिटी 0 तक पहुंच चुकी है। गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो रहा है। तो आजकल इन कोहरे के दिनों में दोस्तों आप भी हाईवे पर या सड़कों पर गाड़ी चलाएं तो थोड़ा धीरे चलाएं और ध्यान से चलें, क्योंकि ऐसे सीजन में कई एक्सीडेंट की घटनाएं भी हो जाती है। मैंने आपको बताया था अपडेट। देखिए कुछ राज्यों के हालात, पंजाब में भी 4 दिन तक घनी धुंध का अलर्ट, हादसों का भी खतरा हो सकता है। मौसम विभाग की तरफ से चेतावनी जारी की गई। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन तक बढ़ेगी ठंड, 3 डिग्री तक लुढ़केगा रात का पारा। मध्य प्रदेश ग्वालियर में भी घना कोहरा छाया, 500 मीटर रही विजिबिलिटी। और कोहरे के कारण राजस्थान में भी देखिए हाईवे पर रेंगते नजर आई गाड़ियां, विजिबिलिटी 50 मीटर से भी कम रही। बिहार में भी अगले 3-4 दिनों में और ठंड बढ़ेगी। बिहार के 19 जिलों में घने कोहरे का भी अलर्ट है, और कोहरे के कारण 17 ट्रेनें, 6 फ्लाइट भी लेट हुई। लद्दाख, कश्मीर वगैरह में सीजन की पहली बर्फबारी भी देखी गई। इतने कोहरे की वजह से दोस्तों धुएं के साए में हो रहा कारोबार, उत्तर भारत के 34 लाख छोटे व मझोले कारोबारी भी प्रभावित हुए हैं। उत्तर भारत के कई राज्यों में धुंध फैली हुई है अभी। और भी अगले 24 घंटों के दौरान कुछ राज्यों में मौसम की संभावित गतिविधियों में बारिश का भी अलर्ट है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और चलिए मौसम के बाद दोस्तों सराफा बाजार पर नजर डालें अपन। तो देखिए सोने के दाम फिर से बढ़ने लगे हैं। सोना 75,000 के पार निकला, 2 दिन में ही 1801 रुपए तक महंगा हुआ। चांदी भी वापस 90,843 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है। अभी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने का रेट क्या चलना देख सकते हैं आप। 24 कैरेट सोना 75,500 पर, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 69,000 पर चल रहा है। चलिए कुछ मार्केट के अपडेट भी देख लेते हैं। तो देखिए आखिरकार कई दिनों बाद भारत के शेयर बाजार में
हरे रंग पर क्लोजिंग देखी गई, मतलब सेंसेक्स 239 अंक चढ़ा, निफ्टी भी 23,500 के पार पहुंचा वापस। वही खबर है एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ का स्टेटस देखिए, पहले दिन 33% सब्सक्राइब हुआ, लेकिन खुदरा निवेशकों का हिस्सा पूरी तरह से बढ़ चुका है, यानी अब रिटेल इन्वेस्टर और नहीं घुस सकते हैं। और खबर है होनसा कंज्यूमर का शेयर 2 दिन में ही 30% तक गिरा। ये स्टॉक अभी गिरकर 262 पर आ गया, क्योंकि कंपनी को दूसरी तिमाही में 19 करोड़ का घाटा हुआ, तो उसके बाद इसके स्टॉक में तगड़ी गिरावट देखने को मिली है। और खबर है विशाल मेगा मार्ट भी 8,000 करोड़ का आईपीओ लाने जा रही है। दिसंबर के मध्य तक विशाल मेगा मार्ट कंपनी अपना आईपीओ लॉन्च कर सकती है, और अगर आता है तो ये 2024 का सबसे बड़ा प्राइवेट इक्विटी समर्थित आईपीओ होगा। और खबर देखिए सिगरेट बनाने वाली कंपनी ने दिया 1750% डिविडेंड देने का ऐलान, क्योंकि कंपनी के नतीजे बहुत अच्छे आए हैं। ये कंपनी है दोस्तों गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया, इसकी तरफ से निवेशकों को यह बड़ा तोहफा दिया गया। वही खबर है कि कंज्यूमर गुड्स बनाने वाली कंपनी राजस्थान में लगाएगी रेफ्रिजरेटर का प्लांट, 480 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। हेवेल्स इंडिया की तरफ से यह प्लान बनाया गया है। राजस्थान के गिलोट में ये रेफ्रिजरेटर का कारखाना लगाएगी कंपनी। और खबर है अडानी ग्रुप भी अगले 5 साल में रिन्यूएबल एनर्जी में $35 अरब का निवेश करेगा। सागर अडानी की तरफ से यह घोषणा की गई। और निवेशकों के लिए एक और अपडेट है, एक और सोलर कंपनी का आईपीओ भी आने वाला है। कंपनी ने सेबी के पास पेपर भी जमा किए, 1150 करोड़ रुपए जुटाने की प्लानिंग है कंपनी की। हरियाणा स्थित एक कंपनी है, नाम है सात्विक ग्रीन एनर्जी, इसका भी आईपीओ आने जा रहा। वही देखिए दोस्तों, देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अभी एक दिन पहले कहा था कि बैंक लोन की ब्याज दरें कम करें। वित्त मंत्री ने कहा बोरोइंग कॉस्ट वाकई में ज्यादा है, हमें ब्याज दरों को किफायती बनाना होगा। इधर भारतीय रिजर्व बैंक ने भी देश भर के बैंकों को चेतावनी दी और कहा कि अगर ये काम नहीं किया तो कानूनी कार्रवाई होगी। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर ने देश भर के बैंकों से केवाईसी दिशा निर्देशों का सटीकता और सहानुभूति के साथ पालन करने को कहा है। अगर इन नियमों का पालन नहीं होता तो बैंकों पर कार्रवाई होगी, है ना। वहीं दोस्तों लोन पर एक बड़ी खबर आ रही है, होम लोन कार लोन जैसा हो जाएगा गोल्ड लोन भी। एक बड़ा बदलाव लागू होने जा रहा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले ही गोल्ड लोन डिस्ट्रीब्यूशन के मुद्दे पर आरबीआई ने नाराजगी जताई थी, तो इसके बाद अब गोल्ड फाइनेंस कंपनी ग्राहकों का नया रीपेमेंट ऑप्शन देने पर विचार कर रही है। आरबीआई ने अपने सर्कुलर में भी क्या कहा था, सितंबर में एक सर्कुलर जारी किया था, देख सकते हैं आप, गोल्ड लोन को लेकर, है ना। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर देखिए, टीवीएस अपाचे आरटीआर 164V का नया वेरिएंट लॉन्च हुआ। इस बाइक में यूएसडी फ्रंट फोक्स के साथ डुअल चैनल एबीएस सिस्टम भी मिलेगा। इसका पल्सर NS 160 से मुकाबला होगा, और इस नए वेरिएंट की कीमत कंपनी ने 1,40,000 रुपए रखी है। और खबर है हिमाचल प्रदेश के IAS संजय मूर्ति बने CAG, केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने जारी किया आदेश, ये गिरीश चंद्र मुर्मू की जगह लेंगे। CAG यानी अगले नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इन्हें नियुक्त किया गया है। और खबर देखिए पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले कि पंचायतों को फंड की कमी नहीं होगी, विकास से जुड़े प्रस्ताव पारित करने की सलाह दी, 422 पंचों को शपथ भी दिलाई। इंडियन रेलवे का एक नया प्लान देखिए दोस्तों, नवंबर के अंत तक 370 ट्रेनों में जोड़े जाएंगे 1000 नए जनरल कोच, ताकि रेल यात्रियों की भीड़ और कम हो सके, लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, है ना। वहीं एग्रीकल्चर पर देखिए, कृषि मंत्री ने चिंता जताते हुए कहा कि देश की 30% खेती की जमीन पर मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो रही है, जिसे सुधार करना जरूरी है। और हिमाचल प्रदेश के लोगों को बिजली का बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि बिजली उपभोक्ताओं को अब देना होगा पर्यावरण और दूध उपकर भी, मतलब इन्वायरमेंट और मिल्क टैक्स लगेगा बिजली बिल के ऊपर। इस नए विधेयक को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भी मंजूरी दे दी है। राज्य के 22 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को अब प्रति यूनिट 10 पैसे दूध उपकर के रूप में चुकाने होंगे, तो प्रति यूनिट उनके 10 पैसे रेट तो इस वजह से बढ़ जाएंगे। इसके अलावा 2 पैसे से लेकर 6 पैसे तक पर्यावरण उपकर के तौर पर भी चुकाने होंगे, तो लगभग 12 से 16 पैसे प्रति यूनिट बिजली की रेटें बढ़ जाएगी हिमाचल प्रदेश में लोगों की, ठीक है। और खबर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में देखिए, लखनऊ में बनेगी देश की पहली नाइट सफारी, 900 एकड़ में इसका विस्तार होगा। लखनऊ में खुलने जा रही ये जंगल सफारी, ये देश की पहली और विश्व की दुनिया की 5वीं नाइट सफारी है, जो हमारे यूपी के लखनऊ में खुलने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑफिशियली इसकी घोषणा की है, और इसे दिसंबर 2026 तक पर्यटकों के लिए भी खोल दिया जाएगा। किसान भाई लोगों से जुड़ा एक और अपडेट आ रहा, पीएम किसान योजना में नाम जुड़वाने का मौका है। सरकार ने एक महाअभियान शुरू किया। अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान योजना में अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं और जुड़ना चाहते हैं, तो 15 दिसंबर तक MP सरकार की तरफ से ये अभियान निकाला गया है, राजस्व महाअभियान 3.0 के नाम से। तो किसान भाई लोग इस अभियान में हिस्सा लेकर जुड़ सकते हैं। पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से भी आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चलिए टेक न्यूज से खबर देखिए, एंड्रॉइड 15 में मिला तगड़ा अपडेट, अब पहले से कई ज्यादा फास्ट चलेगी आपके मोबाइल फोन की बैटरी, क्योंकि कंपनी ने अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में ये नया अपडेट जारी किया है। और भारत में देखिए मेटा कंपनी को भी बड़ा झटका लगा। मेटा व्हाट्सएप पर 213 करोड़ का जुर्माना और 5 साल का बैन लगा दिया है। मतलब बैन इस बात पर लगा कि व्हाट्सएप पर मेटा की दूसरी कंपनियों के साथ डेटा शेयर नहीं कर पाएगी। तो CCI के इस फैसले पर मेटा ने आपत्ति भी जताई और व्हाट्सएप डेटा शेयरिंग मामले में एंटी ट्रस्ट आदेश के खिलाफ अपील करने की भी बात कही है मेटा ने। चलिए अगली खबर देखिए, इस राज्य में शुरू हुआ भारत का पहला ऑनलाइन कोर्ट, 24 आवर्स यानी 24 घंटे इसमें सुनवाई होगी। और ये पहला ऑनलाइन कोर्ट केरल के कोल्लम में शुरू हुआ है। ये कोर्ट 24 घंटे तक चलेगा और इसमें इस महीने की 20 तारीख से यानी आज से ही
मामलों पर सुनवाई होना भी शुरू हो जाएगी। इस कोर्ट में 1 मजिस्ट्रेट और 3 कर्मचारी होंगे और ये देश का पहला 24 आवर चलने वाला ऑनलाइन कोर्ट बन चुका है। करंट अफेयर्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये। वहीं खबर है दोस्तों, पीएम मोदी के मन की बात अब आपको पीली भाषा में भी सुनने को मिलेगी। झाबुआ के 80 टीचर्स ने इसका ट्रांसलेट किया मध्य प्रदेश झाबुआ जिले में। जनजातीय समुदाय के लोगों में ज्ञान प्रसार के लिए ये इसका अनुवाद किया गया है ना। और भूकंप पर बड़ी खबर आ रही, गुजरात के कच्छ में लगे भूकंप के तेज झटके, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 4.0 रही। हालांकि गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुई, किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बिहार में शराबबंदी पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट देखिए। एंटी लीकर टास्क फोर्स के पास पकड़ी गई 32 लीटर शराब, दरोगा समेत 7 लोगों को गिरफ्तार किया। मतलब देखिए आप, पुलिस वाले खुद ही बिहार में शराब की तस्करी कर रहे हैं, जबकि बिहार की नीतीश सरकार ने राज्य में शराब बैन कर रखी है। रक्षक ही भक्षक बन रहे हैं, तो फिर क्या कहोगे आप। चलिए निवेशकों के लिए खबर है दोस्तों, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने लॉन्च किया एक नया इक्विटी फंड। इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं अगर करना चाहते तो। देश का तीसरा सबसे बड़ा म्यूचुअल फंड हाउस है ये, उसकी तरफ से ये इस नाम से नया म्यूचुअल फंड लॉन्च किया गया है। वहीं बिहार में भी युवाओं के लिए अच्छी खबर देखिए, निवेश की बाहर आने वाली है। 15 आईटी कंपनियां 200 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करेगी, जिससे कारोबार और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। और खबर देखिए, दिल्ली में आयोजित होगा महाकुंभ कॉन्क्लेव, समुद्र मंथन से लेकर दिखेगी एआई चैटबॉट तक की झलक। महाकुंभ 2025 को लेकर ये भी प्लान बनाया जा रहा है। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, AR रहमान से अलग हो रही उनकी बेगम शायरा बानो। शादी के 29 साल बाद म्यूजिक इंडस्ट्री के जाने माने संगीतकार सिंगर AR रहमान अब तलाक लेने जा रहे हैं। उनकी पत्नी ने खुद तलाक का ऐलान किया और कहा कि 29 साल की शादी को तोड़ा, बोली कि मैं थक गई हूँ। वहीं खबर है, केंद्र सरकार ने शीतकालीन सत्र से पहले 24 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलाई। देखते हैं इसमें क्या बड़े फैसले लिए जाते हैं। ये सत्र 25 नवंबर से शुरू होगा, जो कि 20 दिसंबर को समाप्त होगा। और खबर देखिए, नेपाल भारत सीमा सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। सीमा पर अपराध नियंत्रण के लिए अधिक प्रभावी कदम उठाने का निर्णय भी लिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में भारतीय वायुसेना की द्विवार्षिक कमांडरों के सम्मेलन को भी संबोधित किया। और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने भी बेंगलुरु में 27वें एशिया के सबसे बड़े टेक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी गुजरात के गांधीनगर में 50वें अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान सम्मेलन का उद्घाटन किया। और देखिए, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल बोले कि साल 2047 तक बंदरगाह प्रबंधन क्षमता को 10,000 मिलियन मीट्रिक टन करने का लक्ष्य तय किया सरकार ने। वहीं खबर देखिए, 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह आज बुधवार को गोवा में शुरू होगा। ये विशाल आयोजन इस महीने की 28 तारीख तक चलेगा। वहीं खबर है दोस्तों, इस साल सितंबर में कर्मचारी राज्य बीमा योजना यानी ESIC से 20,58,000 नए कर्मचारी जुड़े, इनको पंजीकृत किया गया। और देखिए, वायुसेना ने उत्तराखंड में उत्तरकाशी जिले के चिन्यालीसोड़ एयरपोर्ट पर 11 दिवसीय अभ्यास की भी शुरुआत की है। वहीं देश के रोजगार पर भी एक अच्छी रिपोर्ट आ रही है। देश में दिनों दिन लगातार रोजगार बढ़ रहा है। जुलाई से सितंबर तिमाही के बीच शहरी क्षेत्रों में रोजगार दर बढ़कर 50.4% हुई है। और देखिए, दिल्ली की आम आदमी पार्टी नेता सत्येंद्र जैन को मनी लॉन्ड्रिंग केस में नहीं मिली क्लीन चिट। दिल्ली हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका लगाई थी, तो इस याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। और खेल समाचार से जुड़े कुछ अपडेट देखिए दोस्तों, भारत ने जापान को सेमीफाइनल में पराजित किया। हॉकी इंडिया के मैच में आज फाइनल में चीन से होगा टीम इंडिया का मुकाबला। बिहार के राजगीर में ये मुकाबले चल रहे हैं। बिहार में महिलाओं की एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी में अभी भारत फाइनल में पहुंच चुका है, तो ये अच्छी बात है। देखते हैं आज क्या नतीजे आते हैं। और वहीं खबर है, पश्चिम बंगाल ने चौथी राष्ट्रीय फिन स्विमिंग चैंपियनशिप में जीत हासिल की। GT ओपन 2024 में ज्योति सुरेखा ने स्वर्ण पदक और अभिषेक वर्मा ने रजत पदक जीता। ओडिशा राज्य ने भी 14वीं सीनियर राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप में पहला स्वर्ण पदक जीता। और मिताली राज को ACA महिला क्रिकेट संचालन के लिए भी मेंटर नियुक्त किया गया। तो ये कुछ स्पोर्ट्स न्यूज अपडेट रहे। वहीं खबर देखिए दोस्तों, भारत की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए भारत NCX 2024 का भी शुभारंभ किया गया। मतलब भारत राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा अभ्यास, जो कि 12 दिन तक चलेगा, 29 नवंबर तक, ठीक है। इसके अलावा देखिए, कोल इंडिया लिमिटेड को लंदन में मिला प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड अवार्ड्स 2024 भी। ये भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जिसको ये अवार्ड मिला है। और सेबी का एक प्लान देखिए दोस्तों, SME IPO पर कंसल्टेशन पेपर जारी किया। एप्लीकेशन साइज बढ़ाकर 2 लाख या 4 लाख करने का प्रस्ताव भी रखा सेबी ने। और एक बदलाव देखिए, हरियाणा विधानसभा में अब एक्टिंग नहीं बल्कि प्रोटेम स्पीकर शब्द का इस्तेमाल होगा। अध्यक्ष हरविंद्र कल्याण ने ये नया नियम लागू किया। खबर है, बिहार के नीतीश सरकार का एक अहम फैसला, अब AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए सड़कों की जानकारी ली जाएगी। बिहार के इंजीनियर्स भी अलर्ट हुए और बिहार राज्य में अब मतलब टूटी फूटी सड़कों का समाधान टेक्नोलॉजी के माध्यम से किया जाएगा, है ना। वहीं खबर है, कनाडा ने भारतीयों के लिए एक अच्छी खुशखबरी दी। अब वर्क परमिट के बिना भी सप्ताह में 24 घंटे काम कर सकेंगे भारतीय छात्र। कनाडा सरकार की तरफ से भारतीय स्टूडेंट के लिए ये राहत भरी खबर दी है। और खबर है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में तिरुमाला मंदिर में दर्शन के नियमों में बदलाव किया गया। अब सिर्फ 2 घंटे में होंगे भगवान वेंकटेश्वर के दर्शन। ये समय और नई व्यवस्थाओं में बदलाव किया गया। और खबर देखिए, 64 करोड़ का बकाया नहीं चुका पाई हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार, तो हाईकोर्ट ने हिमाचल भवन को कुर्क करने का आदेश भी जारी कर दिया। दिल्ली के मंडी हाउस के पास ये हिमाचल भवन स्थित है। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत में स्थापित रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता मार्च 2026 तक 250 गीगावाट तक पहुंचने की उम्मीद है। हालिया क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। वहीं खबर देखिए, असम राज्य सरकार ने बदला करीमगंज जिले का नाम और अब इस जिले को श्रीभूमि जिले के नाम से जाना जाएगा। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। चलिए कुछ और स्टेट न्यूज अपडेट देख लेते हैं फटाफट से। देखिए, हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अभी राजस्थान जोधपुर
जोधपुर पहुंच चुके हैं। 22 नवंबर तक वो यहाँ यात्रा पर रहेंगे। और देखिए मध्य प्रदेश के छतरपुर में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बोले कि जात पात नहीं मिटेगी तो हिंदू एक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस्लाम में भी कई जातियां हैं, लेकिन जब धर्म पर बात आती है तो वे सिर्फ मुस्लिम बन जाते हैं। सभी अलग अलग जातियों के मुस्लिम भाई लोग एक हो जाते हैं। तो ऐसा ही हिंदुओं में भी होना चाहिए, जात पात को खत्म करना चाहिए। वाकई में बहुत ही अच्छे विचार व्यक्त किए उन्होंने। वही खबर है मध्य प्रदेश में 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरियां मिलेगी। सरकार ने तय किया सालाना भर्ती का फॉर्मूला भी, एग्जाम कैलेंडर भी जारी किया जाएगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से ऑफिशियली ये बड़ी घोषणा की गई। और खबर है एमपी राज्य का पहला राज्य स्तरीय पुलिस अस्पताल भी बनकर तैयार हुआ। 23 नवंबर को इसका भी मुख्यमंत्री उद्घाटन कर सकते हैं। भोपाल में ये पहला राज्य का अस्पताल बनाया गया ऐसा। और छत्तीसगढ़ राज्य भी देश में पहला ऐसा राज्य बन चुका है जहां अपनों को ही जमीन देने के लिए संपत्ति का 0.8% पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा। मतलब कोई दान करना चाहता, बंटवारा करना चाहता या हक त्याग करना चाहता है तो अब रजिस्ट्री पंजीकरण के लिए इतनी ज्यादा फीस नहीं लगेगी, क्योंकि हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रॉपर्टी रजिस्ट्री से जुड़े कुछ नए नियम भी लागू किए थे। मैंने आपको बताए थे पुराने और नए नियमों के बारे में भी, है ना। वहीं खबर है दोस्तों, बिहार राज्य की यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। महिला संवाद कार्यक्रम के लिए 225 करोड़ रुपए भी मंजूर किए। नीतीश कैबिनेट बैठक में 9 एजेंडों पर भी मुहर लगी। और खबर देखिए, हरियाणा के भी 11 जिलों में अभी 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पहली से 5वीं तक के स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की गई। प्रदूषण बढ़ने पर 2 जगहों पर वर्क फ्रॉम होम की एडवाइजरी भी जारी हुई। और देखिए हरियाणा में राशन कार्ड धारकों को इस नवंबर के महीने के अंत तक करवाना होगा ई-केवाईसी। फर्जी ग्राहक नहीं ले पाएंगे राशन। अब सरकार की तरफ से निर्देश जारी किया, 30 नवंबर अंतिम तारीख तय की। वहीं पंजाब में देखिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि बढ़ा दी है। भगवंत मान सरकार की तरफ से 25,000 रुपए की जगह 1 लाख रुपए देने की घोषणा की है। और मकान बनाने के लिए भी 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो पंजाब वासियों के लिए वाकई में बहुत ही अच्छी राहत भरी घोषणा की गई है। और खबर है उत्तराखंड में नए प्रारूप पर बनाई जाएगी सभी विभागों की वेबसाइट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से निर्देश जारी किए गए। वहीं पेटीएम की तरफ से देखिए एक नई सर्विस लॉन्च की गई। अब विदेश यात्रा के दौरान भी आप पेटीएम ऐप के जरिए पेमेंट कर पाएंगे। ये इंटरनेशनल डेस्टिनेशन पर भी काम करेगा। जहां जहां जिन देशों में यूपीआई को स्वीकार किया जाता है तो यहाँ पर अब आप पेटीएम का इजीली इस्तेमाल कर पाएंगे, है ना। और खबर देखिए, अब गायों के संरक्षण और देखभाल के लिए राजस्थान में बनेगा पहला गो अभ्यारण्य भी। मुख्यमंत्री भजनलाल सरकार की तरफ से ये घोषणा की गई है। और देखिए बिहार सरकार का एक और अच्छा फैसला, शहीदों के परिवारों को मिलने वाली सहायता राशि में बड़ा इजाफा यानी कि बढ़ोतरी की गई है। अब 11 लाख की बजाय 21 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी। अगर बिहार में कोई सैनिक शहीद हो जाता है या सशस्त्र पुलिस बल के जवान शहीद होने पर उनके परिवारजनों को ज्यादा राशि दी जाएगी, है ना। वहीं देखिए अब अजय मेरू कहलाएगा खादिम होटल। राजस्थान सरकार ने अजमेर के इस होटल का नाम भी बदल दिया है। और टेक न्यूज से खबर है, इंस्टाग्राम पर आ रहा है एक नया फीचर। यूजर्स खुद तय कर सकेंगे कि उन्हें क्या देखना क्या नहीं देखना। मतलब आप अपने फीड में कंटेंट को ज्यादा कंट्रोल कर पाएंगे, है ना। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का भी एक बड़ा फैसला, अब राज्य में रेस्टोरेंट और ढाबों में भी मिलेगी शराब, बैठकर पीने की भी सुविधा होगी। छत्तीसगढ़ का आबकारी विभाग शर्तों के साथ होटल रेस्टोरेंट ढाबों में भी वाइन बेचने की अनुमति देगा। चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए जेईई एडवांस में अब 2 अटेम्प्ट ही मिलेंगे। आईआईटी कानपुर ने 3 अटेम्प्ट का फैसला वापस लिया। मध्य प्रदेश में 10वीं 12वीं प्री बोर्ड एग्जाम 16 जनवरी से शुरू होंगे। मुख्य परीक्षाएं 25 फरवरी से होगी। और आखिरकार एमपी में इस बार प्री बोर्ड परीक्षाएं भी होगी। 9 से 19 दिसंबर तक अर्धवार्षिक और फिर 16 जनवरी से शुरू होगी प्री बोर्ड एग्जाम भी। ठीक है, तो ज्यादा जानकारी आप एमपी बोर्ड के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा। कल यूपी बोर्ड ने भी एग्जाम डेट शीट जारी कर दी थी, मैंने आपको बताया था 10वीं 12वीं का परीक्षा शेड्यूल 2025 का। इसके अलावा देखिए आप उत्तर प्रदेश रोडवेज में ड्राइवर बनने का सुनहरा मौका है। एक साथ 7,188 चालकों की भर्ती की जाएगी। रोजगार मेले के जरिए यूपी सरकार ड्राइवरों की बंपर भर्ती निकालने जा रही है। परिवहन मंत्री की तरफ से ये बात की घोषणा भी की गई, देख सकते हैं आप। वहीं खबर है बीएचयू यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के छात्रों को भी मिलेगी नौकरी। कैंपस प्लेसमेंट की शुरुआत हुई। 4,000 विद्यार्थी करेंगे आवेदन, 200 कंपनियां आएगी। इस साल 2024-25 के लिए प्लेसमेंट की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए हिमाचल प्रदेश में 18,000 स्कूलों में 4 लाख विद्यार्थियों ने दिया मॉक टेस्ट। अब 4 दिसंबर को परख सर्वे की मुख्य परीक्षा भी होगी। और एक खबर है दोस्तों, राजस्थान के अग्निवीर को पहली बार मिला शहीद का दर्जा। आतंकियों ने इनको सर में गोली मारी थी। ये पैरा स्पेशल फोर्स का हिस्सा थे। 17 महीने सेना में रहे। जितेंद्र सिंह इनका नाम है। और ये राजस्थान राज्य के पहले ऐसे अग्निवीर होंगे जिन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। सरकार की तरफ से इनको ये लाभ वगैरह भी मिलेंगे। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे, हमारी यही प्रार्थना है। चलिए अंत में दोस्तों आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए कन्या राशि वालों को नौकरी में पदोन्नति मिल सकती है और तुला राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। मिथुन राशि के लोग दूसरों के साथ अपनी तुलना न करें और तुला राशि के लोग सही गलत का चुनाव सतर्कता से करें। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों कि अभी ब्राजील से पहले G20 समिट का आयोजन किस देश में हुआ था। कमेंट